ज़मीन पर मुद्दे जो अभी तक मुझे दिखे वो रोजगार सबसे बड़ा मुद्दा गुजरात में है। शिक्षा, स्वास्थ्य से भी बड़ा मुद्दा रोज अब हवाएं करेंगी रोशनी का फैसला। अब हवाएं ही करेंगी रोशनी का फैसला। जिस दिए में जान होगी वो बच जाएगा। नमस्कार, मैं हूं मोहम्मद आसिफ और आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज़। चुनावी यात्रा पे SPN 9 न्यूज़ की टीम निकली हुई है। हर शाम के वक्त हम आपको वो रिपोर्ट दिखाते हैं जो रिपोर्ट आप तक पहुंचाई नहीं जाती है, यानी कि ग्राउंड की सच्चाई, उसकी हकीकत, लोगों की बातें, जो हमारी टीम, जो हमारे वरिष्ठ सहयोगी, जो हम लोग ग्राउंड पे जाते हैं, लोगों से मुखातिब होते हैं, उस बात को हम आप तक बनाते हैं कि जो सी वोटर के सर्वे आपको लोग बता रहे हैं उससे भी सच्चाई ये है कि ज़मीन के सर्वे क्या है और उस पर जो चौंकाने वाले आंकड़े आते हैं वो चाहे वो बीजेपी हो, कांग्रेस हो, आम आदमी पार्टी हो, वो हिल कर रह जाती है। ये जो खूबसूरत सा नज़ारा देख रहे हैं, ये नज़ारा पर किसका कब्जा होगा, क्योंकि ये गुजरात के अंदर आता है, वो हम आपको बताएंगे और साथ ही साथ बताएंगे कि जनता के रुख क्या कह रहे हैं और अब की बार किसकी सरकार होगी, यानी कि गुजरात किसका होगा। इस पर खुलकर बातचीत करेंगे। मेरे वरिष्ठ सहयोगी राकेश सर इस वक्त मौजूद है। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद आसिफ जी, बहुत धन्यवाद। राकेश सर, ये खूबसूरत नज़ारा के बारे में पहले दर्शकों को बताइए और उसके बाद हम लोग फिर सियासी सवाल पे आते हैं। देखिए आसिफ जी, दर्शकों को बता दें, साबरमती रिवर फ्रंट है। कल भी हम लोगों ने एक रिपोर्ट की थी अटल ब्रिज से। अटल ब्रिज अभी बना, ये 2022 में ही नरेंद्र मोदी आए थे तो उद्घाटन हुआ। और ये जो रिवर फ्रंट है ये 2012 में बन के तैयार हुआ था। 1960 से ये प्रोजेक्ट चल रहा था। 2005 में जब नरेंद्र मोदी की सरकार आई, मुख्यमंत्री हुए, उसके बाद ये प्रोजेक्ट शुरू हुआ और 2012 में इस जगह को जनता के लिए खोल दिया गया। तो ये जो आप खूबसूरत चीज़ देख रहे हैं, 2012 से गुजरात की जनता का यहाँ का मज़ा ले रही है और यहाँ पर आती है और बोटिंग वगैरह है यहाँ पर। और लेकिन बता दें एक चीज़ कि ये जो पूरा इलाका है रिवर फ्रंट का, ये प्राइवेट टेंडर दिया गया है, सरकार के पास नहीं है, ये प्राइवेट टेंडर है। अब निजी कंपनी ही इसको चलाती है। राकेश सर, आप भी हिल रहे हैं, मैं भी हिल रहा हूं, क्योंकि ये जो है एयर है, आप तो जानते हैं वाटर पे ये काम कर रहा है। भी हिल रहा है चुनाव में। और मैं उसी पे आऊंगा, लेकिन इसमें डर कितना लग रहा है आपको और कितना अच्छा भी लग रहा है? डर क्या लग रहा है कि अब जैसे मोरबी का भी पुल तो टूट ही गया, वो अब पानी में कोई चीज़ कितनी स्थिर रहेगी ये तो बताया नहीं जा सकता। और ये मकसद मेरा पूछने का यही था कि सियासी पार्टियां कितना हिल रही हैं, किसको डर है और कौन लैब बनाकर जो है चलेगा वही फतेह पाएगा। देखिए, सियासी पार्टी आसिफ जी सारी ही डरी हुई हैं। देखिए, जो है सत्ता पक्ष में है उसके सामने चुनौती ये है कि ज़्यादा ना आए तो पुराना परफॉर्मेंस रिपीट हो जाए। जो विपक्ष में है उसके पास चुनौती ये है कि जितनी कि सत्ता पक्ष में कैसे आया जाए, लोगों से कैसे जुड़ा जाए। और एक नई पार्टी आ गई है, आम आदमी पार्टी, उसके लिए भी एक अपनी तरह की चुनौती है कि लोग उसके मॉडल पर कितना भरोसा जताते हैं और क्या वो सत्ता में आती है और सत्ता में नहीं भी आती है तो क्या सम्मानपूर्वक उस सीट जीतने में कामयाब रहती है। तो पार्टियां भी इसी पुल की तरह हिली हुई है। अभी सबके पास प्रेशर तो है 8 तारीख तक। 8 तारीख तक प्रेशर है। चलिए, अब दर्शकों उस सवाल की तरफ चलते हैं जिसका बेसब्री से सबको इंतजार है। राकेश सर, आप देख रहे हैं तमाम मीडिया, मेन स्ट्रीम मीडिया में भी एक से एक सर्वे आ रहे हैं। अब तक जो हमारा और आपका प्रिडिक्शन रहा है, लगभग 7 से 8-10 विधानसभा को हम लोग कवर कर चुके हैं। अब आपका प्रिडिक्शन क्या कहता है? क्या खुशखबरी है पार्टियों के लिए और किसको अपना जो है कमर कसने की जरूरत है? देखिए आसिफ जी, दर्शकों को बता दें कि खुशखबरी तो अभी तक मेरे ख्याल से बीजेपी के लिए ही चल रही है। अगर हम लोग 8 विधानसभा में बात करें जो हम लोगों ने कवरेज दी है, हाँ, जो कवरेज दी है उसमें हमने देखा कि 5 अभी तक बीजेपी ने जीती थी वहाँ पर सीटें। 5 मतलब विधानसभा में बीजेपी का कब्जा और 3 पर कांग्रेस का। लेकिन परिस्थिति ये है कि बीजेपी से नाराज़गी है। जैसे आज हम अफसारा विधानसभा गए थे तो वहाँ पे काफ़ी नाराज़गी दिखी। लेकिन इसके अलावा उलट एक परिदृश्य ये भी है कि 30 साल से वहाँ पर 32 साल से बीजेपी का ही राज है। प्रदीप परमार अभी वहाँ के विधायक है और कैबिनेट मंत्री भी हैं। तो ये भी एक परिस्थिति है बीजेपी के लिए। अब ये एक स्थायी प्रभाव कह लीजिए या हिंदुत्व का, क्योंकि उस सीट पे, अफसरा सीट पे हिंदुत्व एक अपना मुद्दा है और हिंदुत्व गुजरात चुनाव में भी मुद्दा है। तो बीजेपी के लिए अभी ठीक ठीक चल रहा है।
कांग्रेस के लिए मुश्किल है। हाँ, कांग्रेस के लिए मुश्किल है। कारण ये है कि देखिए मुस्लिम जो है 23% जो गुजरात में मुस्लिम मतदाता है, उसमें अब ये हो गया कि कांग्रेस को इतने साल देख लिया, 60-65 साल देख लिया, लगातार वो उन्हीं का कोर वोट बैंक रहा है। अब वो आम आदमी पार्टी को एक अल्टरनेट के रूप में देख रहा है। तो ज़मीन पर यही लग रहा है कि कांग्रेस का वोट आम आदमी पार्टी काटने वाली है। देखिए चुनाव में आते हैं तो जनता के लिए त्यौहार जैसा इसलिए होता है क्योंकि उनको एक जो है उम्मीद रहती है कि मुद्दों पे बातचीत होगी, उनके कामकाज से बात होगी, उनके बच्चों से जुड़ी बात होगी। चुनाव से पहले 2 मुद्दे ऐसे थे जो बहुत गरमाए हुए थे और अब तक है, लेकिन ग्राउंड पे आने के बाद लोगों से बात करने के बाद मुद्दे भी बदल गए, जो अब हम राकेश सर से लेने वाले हैं। और राकेश सर, आपने देखा होगा कि पहले बिल्किस बानो, फिर मुरबी पुल का जिक्र हुआ, उसका बहुत सारे मुद्दे आए, लेकिन ग्राउंड पे आने के बाद मुद्दे बदले हैं, लोगों के मिजाज बदले हैं, या वही मुद्दे पे चुनाव हो रहा है, या कंट्रोवर्सी का सिलसिला रहता है वो जारी है? मुद्दे अब क्या क्या नए आ रहे हैं जो लोग उससे जागरूक हैं? देखिए आसिफ जी, जैसे हम लोगों ने कई विधानसभा, 7 विधानसभा, और अभी शाम को दर्शकों को बता दें कि 2 विधानसभा अभी हम और कवर करने वाले हैं। नारायणपुर अमित शाह का जो गढ़ है, गांधीनगर में पड़ता है, और घटलोदिया जो वर्तमान भूपेंद्र भाई पटेल की सीट है। जो बिल्किस बानो का मसला आपने बताया, वो एक विषय है, वो एक मुद्दा है, लेकिन उस मुद्दे से सभी लोग कनेक्ट करेंगे, ये अपने आप में एक विषय है। ठीक है, तो उतना बड़ा विषय नहीं है कि उससे वोट बैंक या वोट शेयर डिस्टर्ब होगा या वोट शेयर फ्लक्चुएट कर जाएगा। तो ये एक परिस्थिति है कि बिल्किस बानो का मसला उतना बड़ा नहीं है। और मोरबी पुल हादसा इस देश में बहुत हुए हैं, उसके बाद चुनाव भी हुए हैं, और हमें देखने को मिला है। मैं अगर बात करूं बंगाल की, तो बंगाल में भी एक बार ऐसा हुआ था कि पुल हादसा हुआ, लेकिन उसके बाद भी ममता बनर्जी की सरकार रिपीट हो गई। मोरबी पुल हादसा हुआ, कई लोगों की दुखद असामयिक मौत हुई। प्रधानमंत्री उस समय गुजरात दौरे पर ही भी थे, गए भी वहाँ पर, एक कंट्रोवर्सी, विवाद भी उत्पन्न हुए अस्पतालों को लेकर। लेकिन जनता बहुत जल्दी भारत में चीज़ों को भूल जाती है। जीएसटी से भी परेशान रही, नोटबंदी से 8 नवंबर आज ही के दिन नोटबंदी भी हुई थी, तो वो भी जनता भूल गई चीज़ों को लेकर। तो मोरबी पुल हादसा भी उतना ज़्यादा फैक्टर बड़ा नहीं रहेगा कि वो बीजेपी के वोट शेयरिंग को कम करे, बीजेपी के वोट फ्लक्चुएशंस को थोड़ा बहुत 19-20 हो सकता है, 1-2% का, या उस पर्टिकुलर हिस्से में जो क्षेत्र है जहाँ ये हादसा हुआ है, वो भी हम दर्शकों को दिखाएंगे, तो वहाँ हो सकता है कुछ फ़र्क पड़े, लेकिन उसका पूरे गुजरात के स्तर पर फ़र्क पड़े, ये मुझको नहीं दिखता है। अभी ज़मीन पर मुद्दे जो अभी तक मुझे दिखे, वो रोज़गार सबसे बड़ा मुद्दा गुजरात में है। शिक्षा, स्वास्थ्य से भी बड़ा मुद्दा रोजगार है। रोजगार एक मुद्दा जो जमीन पर अभी तक खुलकर लोग बोल रहे हैं, रोजगार को लेकर और महंगाई को लेकर। शिक्षा स्वास्थ्य भी अभी तक जमीन पर टटोलने में नहीं मिला है कि गुजरात चुनाव में शिक्षा और स्वास्थ्य कोई मुद्दा है, रोजगार और महंगाई मुद्दा है। बिल्कुल, देखिए बहुत बड़ी बात राकेश सर बता रहे हैं। चलिए राकेश सर, सवाल भी बदलते हैं तो उस एरिया में जाके, ताकि लोकेशन लोगों को दिखा पाएँ हम खुलकर। राकेश सर, देखिए बहुत सारी चीज़ों पर आपने बात किया, ये बहुत बड़ी बात आप बता रहे हैं जो मेन स्ट्रीम मीडिया भी नहीं बता रही है, कि शिक्षा जो है यहाँ पे लोग उतना बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि केजरीवाल को लोग तवज्जो तो दे रहे हैं, लेकिन लोग उस पर बात नहीं कर रहे। बेरोजगार मसला है, जो कई ऐसी महिलाएं जो आपसे बात कर वो भावुक भी हो गई, रोने भी लगी। लेकिन अब जो सबसे अहम सवाल है वो मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि दिवाली आते तो एक से एक ऑफर आते हैं, लोग उसको एक्सेप्ट भी करते हैं और उस ऑफर को कभी कभी जो है लात भी मार देते हैं। वैसे ही चुनाव आते ही नेता भी अपना अपना ऑफर देना शुरू कर देते हैं। ये तमाम पार्टियों में सबसे शानदार ऑफर किसका है और जनता किसको कबूल करेगी, ये कैसे आप देख रहे हैं? अब देखिए, चलिए आसिफ जी, गिरना भी नहीं, ध्यान रखना। हाँ, नहीं गिरेंगे, आप संभालने के लिए हैं। तो देखिए, अब 2 तरह की बात होती है। आपने जैसे दिवाली का जिक्र किया, तो दिवाली में सभी कंपनियां ऑफर देती है, लेकिन जिस कंपनी की पैकेजिंग सबसे बढ़िया होती है उसी पे लोग ज़्यादा आकर्षित होते हैं, उसी को खरीदते हैं। हालांकि आप वहाँ पे भी बहुत चतुराई होती है कि नीचे स्टार बना के छोटे अक्षरों में टर्म्स एंड कंडीशन को लिख दिया जाता है, तो नेता भी मन में वो छोटा स्टार बना के टर्म्स एंड कंडीशन लिख देते हैं वो। अब देखिए, सबसे बढ़िया ऑफर तो अभी तक अरविंद केजरीवाल जी का ही है, आम आदमी पार्टी के संयोजक है, आज भी गुजरात में ही है, रोड शो चल रहा है उनका। उन्होंने बोला है कि फ्री शिक्षा देंगे, बिजली देंगे, 10 लाख रोजगार देंगे। उनका ऑफर कॉपी कर लिया। और हाँ, एक चीज़, बेरोजगारी भत्ता भी देंगे।
उनका ऑफ़र कॉपी कर लिया कांग्रेस ने भी उसी पिच पर खेल रही है कि हाँ, हम आपको 10 लाख रोज़गार देंगे, शिक्षा देंगे, फ्री बिजली देंगे, फ्री बस सेवा देंगे। बीजेपी का अपना ऑफ़र है, बीजेपी ने सीधा ऑफ़र यूनिफ़ॉर्म सिविल कोड कर दिया, जो उनका पॉलिटिकल पिच फॉर्मेट पहले से है। तो अब ये देखना है कि इन तमाम ऑफ़रों में जनता किससे जुड़ेगी। देखिए, अब जो ये मसला है कि फ्री बिजली, फ्री सेवा, बस सेवा, ये हमने धरातल पर, जब आप भी उतरे, मैं भी उतरा, तो हमने धरातल पर महिलाओं से भी बात की। महिला इस ऑफ़र के प्रति, इस जो ये चुनावी दावा है या वादा कह लीजिए, इसके प्रति ज़्यादा आकर्षित नहीं दिखी कि 10 लाख फ्री बस सेवा है या फ्री बिजली है, फ्री शिक्षा है। हाँ, महंगाई के ऊपर उन्होंने ज़रूर बोला, लेकिन उन फ्री वाले हिसाब पर जो मुफ्त निःशुल्क वाला मसला है, उसको अहमदाबाद शहर में तो देखकर लग रहा है, चाहे वो छोटे व्यापारी महिलाएं हों या गृहिणी हो या जॉब करने वाली हो, उन्होंने इस मुद्दे को नकारा है। मैं अभी तक साफ साफ कहूँगा, कांग्रेस का नाम भी कांग्रेस ने कहाँ बोला है, कहाँ नहीं बोला है, बस वो समाचार पत्रों में है, तो इसलिए पता है, आम जनता को नहीं पता। अरविंद केजरीवाल का ये तो है कि उनका ऑफ़र पहुँचा है, कांग्रेस का ऑफ़र पहुँचा भी नहीं है। और बीजेपी तो यहाँ खूंटा गाड़ के है ही 27 साल से, तो वो तो हल्का भी कोई ऑफ़र निकालती है तो वो जनता तक पहुंचता है। तो ऑफ़र उसी का एक्सेप्ट होगा जिसका ऑफ़र जनता तक पहुंचेगा। और ऑफ़र पहुंचाने में अभी वर्तमान में देश में भाजपा सबसे बड़ी पार्टी आगे है, और यही वजह है कि 27 सालों से उनकी कब्जा भी है। राकेश सर, 3 सवाल मेरे हैं, छोटे छोटे ही हैं, और उसके बाद फिर इस वीडियो सेशन को जो है हम ख़त्म करते हैं। पहला सवाल तो ये है कि आप ये भी देख रहे हैं कि स्टार प्रचारकों की जो है खूब चल रही है, लेकिन हिमाचल में भी चुनाव है और गुजरात में भी है। गुजरात में 182 सीटें हैं, वहाँ सिर्फ 68 सीटें हैं, लेकिन इसके बावजूद ऐसा क्या हुआ, हालांकि रिजल्ट दोनों के एक सेम दिन आने हैं, लेकिन ऐसा क्या है कि वहाँ एक से एक स्टार जा रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद हैं, अमित शाह जी ताकत लगाए हुए हैं, जेपी नड्डा साहब। अगर विपक्ष की बात करें, जो सबसे बड़ी पार्टी है वो है जो है कांग्रेस है, यानी प्रियंका गांधी है, राहुल गांधी, तमाम लोग। आखिर क्यों इतना तवज्जो वहाँ गुजरात में क्यों नहीं, जो यहाँ का जो है गढ़ माना जाता है हमेशा? ये समझना थोड़ा समीकरण मैं चाह रहा हूँ। हाँ, देखिए आसिफ जी, दर्शकों को आपके माध्यम से बता दें हम कि हिमाचल में ये परंपरा रही है 80 के बाद से कि 5 साल में पार्टियां बदलती रही हैं। बीजेपी देखिए, वाजपेयी साहब का एक दौर, बीजेपी के शासन पे की बात करें तो वाजपेयी साहब का दौर एक पार्ट है और नरेंद्र मोदी का दौर प्रधानमंत्री के रूप में एक पार्ट है। नरेंद्र मोदी का एक वक्तव्य मैं आपको याद दिला दूं। नरेंद्र मोदी ने एक सभा में बोला था कि नरेंद्र मोदी एक दूसरी मिट्टी का आदमी बना है, दूसरी मिट्टी से बना आदमी है। वो सिर्फ 2 टर्म में संतुष्ट नहीं होने वाला, वो 3 टर्म 4 टर्म, उनका इशारा उस तरफ था। समझिए कि नेहरू जितने साल राज किए या नेहरू ने जितने साल इस देश पर शासन किया, नेहरू उस समय बहुत बड़ा चेहरा थे, आज उनसे कंपेयर तुलना होने लगी है। तो जो आज की बीजेपी है वो इतिहास में अपने आप को नए ऐतिहासिक फैसलों को, क्योंकि वो कोई भी फैसला करे उनके सारे फैसले ऐतिहासिक ही होते हैं, तो नए ऐतिहासिक फैसले और नए ऐतिहासिक राजनीतिक समीकरण बनाने का हमेशा से प्रयास करती आई है 2014 के बाद से। और उसी में ये एक प्रयास है कि 1980 से जो हिमाचल की परंपरा चली आ रही है कि एक बार पक्ष एक बार विपक्ष, हर 5 साल में चीज़ें चेंज होगी, उसको बदलकर नया ऐतिहासिक समीकरण रचने के प्रयास में है भाजपा, जो उन्होंने उत्तराखंड में साबित भी किया। चलिए एक आखिरी सवाल की तरफ रुक करें, और आखिरी सवाल सबसे अहम है दर्शकों। और राकेश सर, इसलिए ये सवाल लाजमी है क्योंकि सब लोग यही जान रहे हैं कि आखिर गुजरात की गद्दी पर बैठेगा कौन? 27 सालों से जिनका कब्जा है वो, या फिर 27 सालों से जो बैकफुट पे खेल रही है वो, या फिर जिसकी नई इतिहास रचने आई है? बार बार कहा जा रहा है दिल्ली जीत लिया, पंजाब जीत लिया, इस बार गुजरात भी जीत लेंगे। किसका होगा गुजरात? तमाम लोग ओपिनियन दे रहे हैं, प्रिडिक्शन दे रहे हैं, एक से एक जानकार दे रहे हैं। फाइनली आपका प्रिडिक्शन, जो 10 लोगों को मैं 10 फिर दिसंबर को दिखाऊंगा, फाइनली प्रिडिक्शन किसका होगा गुजरात? देखिए, प्रिडिक्शन तो अभी देना, अभी हम लोग 8 विधानसभा पे गए हैं, धीरे धीरे जैसे लेकिन 8 विधानसभा के हिसाब से मैं बता दूं तो बीजेपी आ रही है। बीजेपी आ रही है 99 से, जो लास्ट उनका परफॉर्मेंस था 99 सीटों का, उससे ज़्यादा सीटों से आ रही है, ये भी तय है। और आम आदमी पार्टी फाइट दे रही है, कांग्रेस फाइट नहीं दे रही। अब आप समझिए, आम आदमी पार्टी फाइट दे रही है। कांग्रेस भले ही आंतरिक रूप से संगठन में काम कर रही है, डोर टू डोर कैंपेन हो सकता है, आम आदमी पार्टी सोशल मीडिया पे छाई हुई है और वो डायरेक्ट फाइट दिख रहा है बीजेपी और आम आदमी पार्टी अभी 8 विधानसभा सीटों में। और अभी तक के रुझान के हिसाब से जो हम लोगों का निर्णय है कि वो 8
माफ़ कीजिएगा, आम आदमी पार्टी और नरेंद्र बीजेपी में सीधा कांटे की टक्कर है। और देखिए अरविंद केजरीवाल से बीजेपी की टक्कर है, बीजेपी की अरविंद केजरीवाल से, अरविंद केजरीवाल की नरेंद्र मोदी से टक्कर नहीं है। ये पूरा जो चुनावी माहौल बन गया है वो अरविंद केजरीवाल वर्सेस बीजेपी बना है। और क्योंकि ये आम आदमी पार्टी ने इसी तरीके से बनाया है, क्योंकि स्थायी प्रभाव और मजबूत राजनीतिक छवि नरेंद्र मोदी की इतनी है कि अरविंद केजरीवाल की राजनीतिक छवि जमीनी तौर पर ध्वस्त हो जाती, जनता हो सकता है बहुत हद तक नकार देती। तो इस पूरे कैंपेन को आम आदमी पार्टी ने अरविंद केजरीवाल वर्सेस बीजेपी, और फाइट भी सीधा हो रही है अभी जो धरातल पर दिख रहा है, आम आदमी पार्टी वर्सेस बीजेपी। कांग्रेस दूर है अभी चुनाव से। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत धन्यवाद आप। तो ये हमारे सीनियर जर्नलिस्ट थे हमारे साथ, ये भी ग्राउंड रिपोर्ट पे हैं, मैं भी ग्राउंड रिपोर्ट पे हूँ। इनसे सीख रहा हूँ और लोगों तक अपनी बातें पहुँचा रहा हूँ, जनता की बात पहुँचा रहा हूँ। इनसे समझकर तो यही बातें समझ में आई कि कोशिशों करने वाले की हार नहीं होती है। देखना होगा आम आदमी पार्टी कितना कब्जा करती है, लेकिन ये भी है कि जो प्लान, जो फॉर्मेट, जो फार्मूला बीजेपी का है उसके आगे किसी के चल भी नहीं रही है। बहरहाल देखते हैं कि आने वाले वक्त में धीरे धीरे क्या होगा। और इसी तरह के जो खूबसूरत सा प्रिडिक्शन है, जो एनालिसिस है, हम शाम के वक्त हर रोज़ आपको पहुंचाने की कोशिश करते हैं। और इस खूबसूरत से नज़ारा के माध्यम से हमारी तमाम टीमों की मेहनत की तरफ से हम आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। कैसा लगा आपको वीडियो, हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं। लेकिन अभी के लिए हमें दीजिए इजाज़त और आप देखते रहे स्पिन 9 न्यूज़। और आपको बता दें कि ये जो है साबरमती ब्रिज के बगल का ही ये पुल है, जो खूबसूरत सा नज़ारा है। यहाँ से मोहम्मद आसिफ, हमारे सहयोगी राकेश सर और कैमरा पर्सन सुमित के साथ अहमदाबाद स्पिन 9 न्यूज़।